रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि आईआरजीसी ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी सीधे सैन्य संघर्ष के बीच ईरान ने वो कदम उठा लिया है जिसकी आशंका शायद ही दुनिया को थी, क्योंकि ईरान ने अब सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस बीच आईआरजीसी ने अब चेतावनी भी जारी कर दी है, जिसे सुनकर दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। जबकि इस फैसले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा दस्तक देने लगा है। तो वहीं होर्मुज की इस घेराबंदी का सीधा और बड़ा असर भारत की तेल आपूर्ति पर भी पड़ने वाला है, जिससे देश में ऊर्जा संकट भी और ज्यादा गहरा सकता है। तो चलिए महायुद्ध के इस कवरेज में अब बात करेंगे ईरान के उस दावे की जिसके चलते भारत समेत दुनिया भर में हड़कंप के हालात मचे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने अब पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। ईरानी मीडिया का हॉर्मुज मार्ग को बंद करने का दावा सामने आया है। ईरान के आईआरजीसी की पूरी दुनिया को यह धमकी सामने आई है। हॉर्मुज को से गुजरने की कोशिश अगर की तो जहाज पर हमला कर देंगे। आईआरजीसी ने ये चेतावनी दी है कि हम किसी भी जहाज में आग लगाने के लिए तैयार हैं। तो अब देखिए, जब युद्ध में जिस तरीके की बौखलाहट नजर आ रही है और ईरान के कड़े फैसले भी सामने आ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने की चेतावनी आईआरजीसी ने भी दी है। इस क्षेत्र से तेल की अगर एक बूंद भी बाहर गई तो हम शिप पर ही अटैक कर देंगे, आग के हवाले कर देंगे, कहना है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का। इस बीच ईरान की धमकी से तेल संचालन पर बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से असर पड़ रहा है, अब तेल और गैस की सप्लाई में भारी गिरावट आने वाले कुछ दिनों में इसका सामना करना पड़ सकता है। तेल और गैस की सप्लाई में लगभग 70% तक की गिरावट आई है। समंदर में लगभग 150 टैंकर लंगर डाले खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक मुख्य रास्तों में से है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। इसके आगे शिप्स नहीं आ पा रही हैं, जिसकी वजह से एशिया समेत कई और कॉन्टिनेंट्स तक जो तेल है, जो गैस सप्लाई है, वो नहीं हो पा रहा है। और इसकी वजह से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। तो महायुद्ध की इस महा कवरेज में नवभारत पर आप नॉन स्टॉप अपडेट्स देख रहे हैं। फिलहाल आपको बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। चलिए एक बार फिर से हम आपको समझाएंगे। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसके बंद होने से दुनिया भर में क्या असर पड़ेगा, आइए आपको समझाते हैं। और ईरान का दावा क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो एक तरफ ईरान, जिसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पावर है, दबदबा है, और वो रूट बंद कर अब ये कह रहा है कि वो दुनिया भर में जो दबाव है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वैश्विक ऊर्जा बाजार में ईरान के इस कदम से अफरा तफरी मची हुई है और ईरान ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। आप तस्वीर में अगर देखें तो ये ईरान है और यहाँ पर समुद्र के बीच से जो एक पतला रास्ता गुजरता देख रहे हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से ज्यादातर जो शिप्स हैं वो तेल की सप्लाई लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्से में पहुंचते हैं। इसे बंद करने से हड़कंप मच गया है। वहीं वैश्विक ऊर्जा बाजार में ईरान के कदम से अफरा तफरी मची हुई है। ईरानी मीडिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का दावा किया है। जल मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर फायरिंग की जाएगी। दुनिया का 20 से 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ओमान और ईरान के बीच स्थित है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी को ओमान और अरेबियन सी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई जो है वो 33 किलोमीटर की है और शिपिंग लेन मात्र 3 किलोमीटर चौड़ी है। 2025 में औसतन रोजाना यहां से 20 मिलियन बैरल, एक बार फिर से सुनिए, रोजाना 20 मिलियन बैरल ईंधन यहां से गुजरता है और ओपेक के प्रमुख देश अधिकांश तेल इसी मार्ग से निर्यात करते हैं। तो चलिए ईरान के इस फैसले से भी क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हमारे साथ
डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन श्याम कुमार सर लगातार मौजूद हैं, जो हमें समझा रहे हैं कि किस तरीके से अभी युद्ध के इस बीच जो असर है वो देखने को मिल रहा है और दुनिया भर में कैसे कोहराम है। और साथ ही जेटली सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी जाएंगे, डिफेंस एक्सपर्ट जो है। लेकिन फिलहाल श्याम सर, एक बार फिर से हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि दुनिया में क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूरी तरह बंद होने से एक हड़कंप का हालात पैदा हो गया है। 20 से 30% कच्चा तेल जो है वो यहां से गुजरता है। इस फैसले से कौन कौन से मुल्क हैं जिन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? धन्यवाद ज्योति। सबसे पहले आपने मैरीटाइम रेफरेंस पूरा कवर किया है। मैं थोड़ी सी टैक्टिकल नेवल वॉरफेयर और नेवी की बात बताऊं जो यहाँ पे निहित है। कुछ लोगों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ये यहाँ पे ये जो मुसाडम पेनिनसुला है, जो एक्सक्लेव है ओमान का, ओमान यहाँ है लेकिन ये एक्सक्लेव है, छोटा सा एरिया जो सऊदी अरेबिया के बाहर है वो ओमान से कंट्रोल होता है और इसका सदर्न जो पार्ट है स्टेज का वो ओमान कंट्रोल करता है, मुसाडम जो उनका जो एक्सक्लेव है। और ऊपर का जो पार्ट है जहां पर वो उनका हॉर्मुज का आइलैंड है ईरान का, वो 21 किलोमीटर 33 किलोमीटर जो आप कह रहे हैं उसको हम नजरअंदाज करें, क्योंकि सिर्फ 2 नॉटिकल माइल मतलब 4 किलोमीटर का 2 शिपिंग लेन है जिसके बीच में एक बफर जोन है और उसी से कंट्रोल्ड शिपिंग होती है और इस पर अगर ओमान या ईरान चाहे तो इसको अफेक्ट कर सकता है। अब रिबाउंड हो गए हैं सारे शिप्स, सभी रेड सी से जा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज अपना अपना पैसा बढ़ा रही है, जितने भी ऑयल टैंकर है वो वहां नहीं जा पा रहे हैं। और बहरीन में नेवी का एक बेस है अमेरिका का जो इसको सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को खोलने के लिए लगातार वहां मौजूद रहता है। भारतीय CTF 154 जो है वहां मौजूद है। INS सूरत ने बहरीन में विजिट किया था। ये सब इसलिए हो रहा है कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है हमेशा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में खुला रहे और ये जो 2 देश है इस पर अपना कंटेस्ट न दिखाएं और फायरिंग करके सेलेक्टिव ट्रीटमेंट ना करें। उस शिप को ना जाने दे जो उनको अच्छा लगता है, सभी को जाना है। इंटरनेशनल रेगुलेशन से अनक्लॉज 1982 के हिसाब से इसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे वर्ल्ड के लिए रखना है, क्योंकि ये 40% तेल और भारत के लिए करीब 50% हमारा रेगुलेशंस को भी क्या ईरान द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है? जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अब चेतावनी जारी की है। मैं आऊंगी आपके पास एक बार फिर से। इस बीच एक बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। अमेरिका ने दावा किया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को नकार दिया है। अमेरिका ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, हम इसे नहीं मानते कि ये बंद है। तो एक सीधी चेतावनी सामने से अब देखिए, अमेरिका कह रहा है कि जिसको जो दावा करना है करे, जिसको जो धमकी देनी है दे दे, हम नहीं डरने वाले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल गुजरेगा, जो शिप्स जाएंगी वो वहीं से जाएंगी और ये रूट निर्धारित है। और जेटली सर भी हमारे साथ मौजूद है। जेटली सर, जिस तरीके से हम देख रहे थे इंटरनेशनल रूल्स ये कह रहे हैं, जैसा कि श्याम सर भी बता रहे थे, ये रास्ता बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनिया भर में एक तरीके से दहशत मचाने की कोशिश, एक हड़कंप के हालात पैदा करने की कोशिश क्या ईरान द्वारा की जा रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये दादागिरी है ईरान की, जस्ट बिकॉज वो वहां पर फिजिकली कंट्रोल करता है काफी एरियाज को, अदर देन ओमान जो कि सदर्न पार्ट करता है। बिल्कुल ठीक कहा श्याम जी ने कि लीगली इसको बंद नहीं किया जा सकता, इसीलिए ट्रंप ने भी बोला है और उन्होंने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसको कंटिन्यू करना चाहिए यूज करना। और जैसा मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला था कि इवन चाइना जो कि ईरान को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, उसका भी ऑयल इसी रूट से ही जाता है। तो नुकसान चाइना को भी होगा और दूसरे कंट्रीज को भी होगा जो ईरान को थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे विचार से तो इसको खुला रखना चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ईरान को भी नुकसान होने वाला है और इवन खाने पीने का सामान भी जो है इसी एरिया के थ्रू जाता है सभी के सभी गल्फ कंट्रीज के लिए। तो इसको बंद करना लीगली भी गलत है, एथिकली भी गलत है और ये केवल ईरान की दादागिरी मानी जाएगी अगर वो इसको बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईरान की इस दादागिरी को जो है वो अमेरिका ने तो खारिज कर दिया है। कहते हैं कि हम नहीं मानने वाले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है और जो अब तक रूट निर्धारित था शिप्स का वही रहेगा। बहरहाल स्टूडियो में अब मेरे साथ मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा भी जुड़ चुके हैं और जिस तरीके से विद्या देखिए युद्ध का चौथा दिन है और ग्राउंड जीरो पर हम देख रहे हैं टैक्टिकल वॉरफेयर में किसको क्या बेनिफिट मिल रहा है। इस बीच ईरान बड़े बड़े दावे आज जरूर कर रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये जो रूट है, ये रूट सिर्फ तेल को लेकर नहीं बल्कि अगर भारत के लिहाज से भी हम देखें तो ये रूट भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। ज्योति, भले ही अमेरिका पूरी दुनिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं होने का भरोसा दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर, तेल सप्लाई को लेकर भारी गिरावट आएगी और इसका असर ये समझिए कि पूरी दुनिया में
तेल महंगा हो जाएगा। अगर वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाता है तो इसका असर भारत पर क्या होगा, जैसा कि हम बात कर रहे थे, इसका असर बहुत ज्यादा होगा। भारत पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर होगा। लेकिन क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारे दर्शक जो हैं यहां रहने वाले हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि ये क्या है और इसके बंद होने से होगा क्या। दरअसल ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में कहा जाता है ना कि चिकन नेक, ठीक उसी तरीके का एक ये मार्ग है और बहुत पतला छोटा संकरा मार्ग है, जहां से रास्ता दो द्वीपों को आप कह सकते हैं, दो आइलैंडों को जोड़ने वाला रास्ता है, पोर्ट तक पहुंचने वाला रास्ता है। जहाजों की आवाजाही अगर इस रूट को बंद कर दिया गया है ज्योति, तो पूरी तरीके से ठहर जाएगी। और जहाजों की आवाजाही ठहरती है तो क्रूड ऑयल की आवाजाही ठहर जाएगी। भारत बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहां से अपने शिप्स भेजता है और उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भारत के जरिए खाड़ी देशों में किया जाता है उसका सामान होता है। आगे आप भी बताएंगे कि क्या क्या इस रूट से होकर गुजरता है और क्या क्या होने वाला है। विद्या, जैसा कि आपने समझाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और देखिए दुनिया का, पूरी दुनिया का 20 से 30% जो कच्चा तेल है वो इसी रास्ते से गुजरता है और भारत अपनी 85% कच्चे तेल की जरूरतें खाड़ी मुल्कों से ही पूरा करता है। हर दिन लगभग 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल कच्चा तेल जो है वो इंपोर्ट करता है भारत। और जो मिडिल ईस्ट के तमाम देश हैं, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, यहां से मेजॉरिटी सप्लाई कच्चे तेल की जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होती है। बिल्कुल। और आप ये सोचिए कि ये जो युद्ध अभी हम देख रहे हैं ना, दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है ये तेल का खेल, समंदर पर निगरानी, और ये रास्ता अगर इस पर किसी का कंट्रोल होता है तो वो समझिए खाड़ी देश पर कंट्रोल करता है। अमेरिका ने जो खाड़ी देशों में अपने बेस बनाए हुए हैं वो इसलिए नहीं बनाए हुए हैं कि उसको किसी से लड़ाई करनी थी। अब क्योंकि अमेरिका ने लड़ाई की है तो अमेरिका उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने वो बेस निगरानी के लिए बनाए थे। और हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत 90% से 100% एलपीजी सप्लाई करता है, तो इसका असर घरेलू ईंधन पर भी होगा। 60% एलपीजी इंपोर्ट के लिए इसी रास्ते पर भारत निर्भर है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया इस मार्ग पर निर्भर सप्लाई चेन बाधित होने से वैश्विक महंगाई का जो खतरा है वो इन देशों पर भी होगा और पूरे विश्व पर तो होगा ही। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं। पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य सामग्री जो है वो महंगी हो सकती है। ये इतना इंपॉर्टेंट मार्ग है। श्याम सर, हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है समुद्री रास्ते, समंदर से जो शिप्स आते जाते हैं, वहां के वॉरफेयर को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। आप ये जानते हैं कि अगर समंदर में निगरानी से लेकर रास्ता रोकने तक की अगर बात आती है तो अमेरिका और ईरान जब लड़ रहे हैं तो क्या होगा अब इस रूट पर? देखिए विद्या जी, मैं आपको फिर से बताऊं, इलीगलिटी नहीं है कि किसी भी स्टेट को बंद किया जा सकता, चाहे वो स्टेट ऑफ डार्डेनल्स हो जो ब्लैक सी जाता है मेडिटेरियन से, टर्की का कंट्रोल में है, इसलिए यूक्रेन में बहुत दिक्कतें हुई। उसी तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, या स्टेट ऑफ सुंड्रा है, मलाक्का है, बाब अलमंडेव है, ये 5-6 जो मेडागास्कर के एरिया में जो 6 मेरा पेट सब्जेक्ट भी है चोक पॉइंट्स इंडियन ओशन का, जिसमें मैं कई आर्टिकल लिख चुका हूं, ये हमारी नजर पे रहता है। भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही क्रिटिकल एसेट्स हैं। यहाँ पे हमारे शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट लगातार पेट्रोल करते हैं। अच्छा सर, एक चीज हम आपसे समझना चाहेंगे, आपके पीछे हम भारत का नक्शा देख पा रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर जहां मैं खड़ी हूं, ये डिस्टेंस और तेल की सप्लाई यहाँ पर कितना वक्त लगता है, कितने बैरल आता है, ये भी जरा समझाइए इस रूट के जरिए। मैं आपको बताऊं, 20% हमारा फ्यूल आ रहा है वहां से। हमारे पास 15 दिन का अभी हमारे रिफाइनरीज में और हमारे ट्रांजिट में जो टैंकर है उनके पास है, जिनको हम स्कॉट कर रहे हैं। हमारे 5 डिस्ट्रॉयर और 3 फ्रिगेट्स ओमान की खाड़ी में मौजूद हैं। ऑपरेशन संकल्प चल रहा है। दूसरी बात मैं कहूं तो 50% कतार से हमारा गैस आता है। 5 दिन लगते हैं मैं इस रूट से। अगर हम रेड सी से जाते हैं तो हमें 30 डेज लगेंगे। वेस्ट अफ्रीका में, वेनेजुएला में, अमेरिका से या रशिया से हमारे पास तेल खरीदने का ऑप्शन है। हमारे पास 7 दिन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी है, इसलिए हम ऑयल शॉक में फिलहाल नहीं है। भारत ऑयल शॉक में भले ही नहीं है सर, लेकिन एक बार जरा इस रास्ते को भी अपने दर्शकों को समझाते हैं। देखिए, ये हॉर्मुज स्ट्रेट इसको कहा जाता है। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को हम एकदम कोने पर देख रहे हैं, आप देखेंगे समंदर का एक बहुत संकरा सा वो रास्ता है। इसको एक्सप्लेन ये कनेक्ट करता है ना सर, किस ओमान से लेकर बाकी ओमान ये है और ईरान ये है और बीच में सऊदी अरबिया है। यहाँ पे मुसांडम पेनिनसुला है जो एक्सक्लेव है ओमान का। सदर्न पार्ट जो स्टेट का है वो ये कंट्रोल करता है। नॉर्दर्न पार्ट में
काशाम और हॉर्मुज आइलैंड्स हैं जो ईरान कंट्रोल करता है। 21 और 30 किलोमीटर का एक एरिया कहने के लिए है। नेविगेबल डेप्थ सिर्फ 2 नॉटिकल माइल, 2 नॉटिकल का जाना और आना, और बीच में बफर जोन, ऐसे शिपिंग होती है वहां पे। और इनको सिर्फ हम 2 नॉटिकल माइल, सिर्फ 2 नॉटिकल माइल मतलब 3 किलोमीटर तक का एक दायरा है, 3.8 किलोमीटर का दायरा है, और बीच में बफर जोन, टकरा ना जाए शिप्स। तो ये जैसे स्वेज कनाल है जी, बिल्कुल धीरे धीरे चलती है। आपको बताऊं, इजिप्ट के लोग चढ़ जाते हैं शिप्स पे, वारशिप पे चढ़ जाते हैं चलते चलते और उतर जाते हैं। जंग के 4 दिन हो गए हैं, 7 दिन का स्टॉक रिजर्व में है। अब क्या इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में भारत के लिए भी कुछ मुसीबत बढ़ेगी? लगभग 90 से 100% जो गैस सप्लाई है वो भी यहां से होता है। तो क्या इंडियंस को इस बात का डर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमारे शिप्स जो हैं INS सूरत और फिलहाल CTF 154 की कमांड हमें कुछ दिन पहले ही दी गई थी। जो कैरियर फोर्स है बहरीन में, उसकी जो दायित्व है ये कहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लगातार खुला रखो। इसलिए वो नेवल फ्लीट जो बहरीन वहां पे है, जिसको डिस्ट्रॉय किया ईरान ने। तो ये पहले से चल रहा है मामला, हमें पता है ये कभी भी हो सकता है। 1988 में हुआ, 2003 में हुआ कुवैत के वार में। तो ये पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके लिए हमारी फोर्सेस संकल्प है और वहां पे ऑलरेडी निहित है और वो पूरी तरह से अलर्ट भी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिंता की बात है क्योंकि उथल पुथल तो मची हुई है और लोग देख रहे हैं उसको। और ईरान इस वक्त जिस तरह से बिहेव कर रहा है, उससे ये संकेत भी मिल रहे हैं कि ईरान कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। ईरान ने ये साफ कह भी दिया है कि हम बातचीत के अलावा बाकी सब करने के लिए इस वक्त तैयार हैं। तो ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से भारत कहां से तेल खरीदेगा? भारत के पास क्या विकल्प हैं? विद्या, ये भी अपने दर्शकों को बताते हैं। जी बिल्कुल, हॉर्मुज बंद होता है तो भारत के पास वैकल्पिक रूट क्या क्या है, यह सबसे पहले आप समझिए। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से बाईपास के जरिए, यानी कि पाइपलाइन से लाल सागर तक तेल की सप्लाई की जा सकती है। संयुक्त अरब अमीरात पाइपलाइन से फुजैरा तक तेल पाइपलाइन के जरिए भी तेल पहुंचाया जा सकता है। भारत कच्चा तेल इंपोर्ट कर सकता है इस रास्ते के जरिए, इस पाइपलाइन के जरिए। हालांकि दूरी बढ़ने से कच्चे तेल के ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा तो आप समझिए कि महंगा तो तेल होगा ही, महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और इसका असर सिर्फ फिर तेल पर नहीं, लगभग रोजमर्रा की हर एक चीज पर महंगाई की मार पड़ सकती है। तो ये कुछ ऐसे जो डर हैं, ये आने वाले दिनों में कई मुल्कों को सता सकते हैं। नाइजीरिया, ब्राजील से महंगा तेल जो है वो भी आयात कराने का एक विकल्प जरूर है। भारत के पास लगभग 7 से 10 दिन के रिजर्व का जो स्टॉक है, भंडार है, वो मौजूद है और भारतीय कंपनियों का स्टॉक 67 दिन तक चल सकता है। तो बस राहत की बात यह है कि 2 महीने तक के लिए अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है। कि ज्योति, ट्रंप ने कहा है कि यह लड़ाई 1 महीने चल सकती है। हालांकि यह लड़ाई कितनी भी लंबी चले, लेकिन 1 महीने के भीतर दुनिया भर के जो देश हैं वो ये तय कर लेंगे कि उनको कौन सा अब रास्ता चुनना है, चलना कैसे है, जाना कैसे है। दुनिया नहीं रुकती है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, दुनिया नहीं रुकती है, काम नहीं रुकता है, रास्ते भले ही बदल जाते हैं। और रूस से ज्यादा तेल खरीदने का भी जो दबाव है वो एक तरीके से कम कर सकती है। ये एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भाई अगर रूस से हम जब पहले ऑयल खरीद रहे थे, क्रूड ऑयल ले रहे थे, तो अमेरिका समेत कुछ देश बुरा मान रहे थे कि भाई आप रूस से क्यों खरीद रहे हैं। लेकिन भाई जब आप लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी है, आप लोग रास्ता बंद कर दे रहे हैं, तो हम ऐसा तो है नहीं कि तेल के बिना मर जाएंगे। हम तेल खरीदेंगे और तेल खरीदेंगे जहां से हमको सस्ता मिलेगा, जहां से हम तेल खरीद सकते हैं वहां से तेल खरीदेंगे। तो भारत के लिए बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी, रणनीति या फिर आप कह सकते हैं कि बातचीत का दौर, मुझे लगता है कि जेटली सर शुरू हो गया होगा। भारत ने वो रास्ते अख्तियार करने भी शुरू कर दिए होंगे कि आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो हम अपनी व्यवस्था कैसे बनाए रखें। देखिए, भारत की सोच काफी दूरगामी रहती है। भारत ने ऑलरेडी अरेंजमेंट्स कर लिए होंगे कि हम कहां कहां से ले सकते हैं। अभी आपने उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखा कि भारत के जो लोग फंसे हुए थे वो सबसे पहले हिंदुस्तान में चेन्नई पहुंच गए हैं। ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है, कूटनीतिक जीत है। दोनों पक्षों के साथ बातचीत करके, उनको समझा करके बीच में एक ऐसी विंडो निकाल दी कि हमारे एयरक्राफ्ट वहां से उड़ने शुरू हो गए। इसी प्रकार जहां तक ऑयल और गैस का सवाल है, हिंदुस्तान ने अपने ऑलरेडी अल्टरनेटिव लोगों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। और जैसा कि आपने बताया कि कहां कहां से ये आ सकते हैं, वेनेजुएला भी है, अमेरिका भी है, इवन रशिया भी है। ये हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं जहां से ऑयल आ सकता है, गैस आ सकती है।
और आई एम श्योर कि हिंदुस्तान की जनता को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सर। और ये बड़ी खबर आ रही है ज्योति, ईरान के साथ चल रहे महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की इराक में अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, ईरान को शायद बिल्कुल भी हल्के में फिलहाल लेने की भूल न इजराइल करेगा ना अमेरिका। इस युद्ध में इराकी विद्रोही एक्टिव होते चले जा रहे हैं। विद्रोहियों ने इराक के एक होटल को निशाना बनाया और गौर करने वाली बात है कि इस होटल में अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे। वहां हमला अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से किया गया और आज ही सुबह अमेरिका ने बयान जारी किया था कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर अमेरिकियों को टारगेट करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और देखिए, इराक ने जिस तरीके से हमला किया है, एक विद्रोही ग्रुप द्वारा बताया जा रहा है कि उस होटल को टारगेट बनाया गया जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। और ये तस्वीरें आप देखेंगे कि बिल्डिंग कैसे दहल जाती है। आसमान में कई फीट ऊंची चिंगारियां और आग की लपटें आपको नजर आएंगी और धमाके की आवाज। बिल्कुल धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप एक्टिव हो गए तो फिर अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इस तरह के ग्रुप हर देश में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और हर जगह से ऐसी तस्वीरें, खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री का यूएस पर बड़ा आरोप सामने आया है। विदेश मंत्री ने अमेरिका का बताया है इजराइल का समर्थक और इजराइल के पक्ष में अमेरिका लड़ रहा है, ये कहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो लड़ ही रहा है। अमेरिका जो है वो इजराइल के पक्ष में लड़ रहा है, ये बात कहकर मुझे लगता है कि मंत्री महोदय ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया को पता है। बस अब आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल मिलकर अगर लड़ रहे हैं, है ना, तो अमेरिका और इजराइल से आपको निपटना कैसे है, बचना कैसे है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान से अमेरिका को कभी खतरा नहीं था, ये एक बड़ी बात है। अगर ईरान से अमेरिका को खतरा नहीं था, उसके बावजूद अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा है, तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है सर? देखिए, इजराइल को तो था आपके शाह के पहले जो शाह थे पहलवी, आप पहला एम्बेसी आपने दिया इजराइल को, यहूदियों को आपने बसाया, ऑयल की फैक्ट्री लगाने में मदद की, आपने वहां के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को बढ़ावा दिया, आप इजराइल के अच्छे समर्थक थे। लेकिन 79 के बाद से सब बदल गया, आपने खतरा दे दिया इजराइल को। तो इजराइल का समर्थक है, इजराइल झरोखा है मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका का, वहां से वो देखता है मिडिल ईस्ट को अच्छी तरह से, वहां आ सकता है अपने शिप्स के साथ, वहां तक एक्सेस है उसकी, तो अमेरिका उसके साथ खड़ा हो गया। तीन बात करूंगा आपसे जल्दी से, प्रॉक्सी वॉर के लिए बोला था, टेबल पे 3 बातें हुई थी। प्रॉक्सी वॉर मत करना, ये इराक में जो हो रहा है प्रॉक्सी वॉर हो रहा है, तो वो इनकैश करेगा अमेरिका, इसको वो इनकैश कर रहा है एयरवेल में जो हो रहा है। बात ये है ना कि ये अमेरिका का जो चरित्र है कि दूसरे की लड़ाई में खुद शामिल होकर और किसी तीसरे को दबा देना, ये कोई नया नहीं है। यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है, उससे भी अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। वहां पर भी अमेरिका ने खूब पैसा, खूब सारा हथियार और सब कुछ जो दे सकता है अमेरिका ने दिया है और अभी भी कर रहा है। विद्या, इसमें एक चीज और मैं ऐड ये करना चाहूंगी, शाम सर आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। युद्ध का जब चौथा दिन है, दुनिया देख रही है हालात, अमेरिका को लेकर ईरान का इस तरीके का बयान सामने आना क्या एक तरीके का डर भी है? ये दलील दे रहे हैं बैक साइड से कि भाई हम अमेरिका को टारगेट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन हमारी क्या मजबूरी थी? आप कैसे नहीं टारगेट कर रहे थे? आपने बंधक बना लिया था 40 लोगों को आज से करीब 40 साल पहले, जिसके कारण अमेरिका ने आपकी पूरी फ्लीट को नेस्तनाबूद किया। आपको पता ही है ईरान से लगातार डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल आप रोज कहते रहते हो। आपके पहलवी वहां बैठे हैं जाके, 2 लाख से लोगों ने लॉस एंजल्स में जो विस्थापित है ईरान के सिया कम्युनिटी के जो पहलवी के समर्थक हैं, उन्होंने वहां पे जाके प्रदर्शन किया है, जश्न मनाया है। वो पहलवी को वापस लाना चाहते हैं, रूढ़िवादी अंधविश्वासी सरकार को हटाना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव मिडिल स्टेट जो आगे बढ़ रहा है, सारे मुसलमान आगे बढ़ना चाहते हैं। इजराइल बढ़ रहा था, कतार यूएई के साथ अच्छे संबंध, हाइफा से लेके मिडिल ईस्ट और यूरोप तक कॉरिडोर भारत से बनने वाली थी। 7 अक्टूबर को लाके कुछ डिसग्रंटल्ड हमास के लोगों ने सब बदल दिया और फिर से वो फ्लेम पॉइंट पे लेके आ गए मिडिल ईस्ट को। जो करना था इजराइल अपना कर लेता पैलेस्टाइन के साथ, हम तो उनके समर्थक रहे हैं। भारत ने दोनों को कहा था रह जाओ, अपनी व्यवस्था बना लो, कोलैटरल एग्जिस्टेंस करो, ये सब वहां से हुआ है। तो ये बात तो क्लियर है कि बिल्कुल सर, एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, अपने दर्शकों को बता देते हैं। ईरान पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। युद्ध की पहल पर बेंजामिन नेतन्याहू ने सफाई दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर हमला जरूरी हो गया था, क्योंकि ईरान नई जगह पर परमाणु प्रोग्राम इम्यून कर रहा था और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो भविष्य में अमेरिका को ब्लैकमेल करता या उसके लिए खतरा बन जाता। तो जवाब नेतन्याहू ने दिया है, विदेश मंत्री ने जो बयान दिया। The reason that we had to act now is because they were, after we hit their nuclear sites,
and their ballistic missiles program, you'd think they learned a lesson, but they didn't, because they're unreformable. They're totally fanatic about this, about the goal of destroying America. So they started building new sites, new places, underground bunkers that would make their ballistic missile program and their atomic bomb programs immune within months. If no action was taken now, no action could be taken in the future. And then they could target America, they could blackmail America, they could threaten us and threaten everyone in between. So action had to be taken. तो ये आपने बयान सुना, और ज्योति, इस बयान के कई मतलब हैं। इजराइल और अमेरिका दोनों ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि भाई परमाणु हथियार बनाना, परमाणु इम्यून के लिए ऐसी जगह तैयार करना जहां पर किसी की नजर ना हो और कोई देख ना पाए, कोई समझ ना पाए कि आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि ईरान के संबंध आतंकी संगठनों से रहे हैं और कट्टरवादी सोच का आरोप ईरान पर लगता रहा पिछले 40 सालों में। कट्टरता के आरोप की वजह से ईरान को काफी नुकसान भी हुआ है, और यही वजह है कि ये दलील हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू दे रहे हैं। और आज की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं 40 सालों का नतीजा भी है कि अब ये दावा किया जा रहा है आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम ध्वस्त करने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। जेटली सर लगातार हमारे साथ वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम उनका रुख समझ लेंगे। जो अब हालात बन रहे हैं सर, तेल गैस को लेकर आप कह रहे हैं कि फिलहाल बहुत ज्यादा फिक्र करने की भारत को जरूरत नहीं है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी पर भी एक बड़ा असर पड़ रहा है, डाउनफॉल देखा जा रहा है मार्केट से लेकर हर तरफ, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में आए इस संकट की वजह से इसका भी भारत पर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में असर तो पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। ऑयल के रेट्स ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुके हैं। पहले $70 से भी कम का था पर बैरल का रेट, अभी 80 क्रॉस कर चुका है जस्ट विद इन 2 डेज, और ये रेट $100 तक जा सकता है बड़े आराम से। ऑब्वियसली जब तेल का मूल्य बढ़ता है तो सभी चीजों के मूल्य बढ़ते हैं, और ये इफेक्ट हिंदुस्तान पर भी होगा और दूसरे कंट्री पर भी होगा। बट ये इफेक्ट तो हमको इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, बड़े इसको हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। इसको एक नॉर्मल दिशा में लेकर के पब्लिक को भी तैयार रहना चाहिए कि हाँ कुछ महंगाई तो होगी इसके साथ, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए जब युद्ध हो रहा है इतने बड़े पैमाने के ऊपर, तो भारत उसके मुकाबले में बहुत ही सुरक्षित है। यहाँ पर लोग होली भी मना रहे हैं, यहाँ पर लोग क्रिकेट मैच भी देख रहे हैं, सब तरीके से प्रसन्न हैं, और 5 बार की नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं और अपना रोजा भी रख रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। हिंदुस्तान बहुत और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत 3 में भी नहीं है और 13 में भी नहीं है। ना उन 3 देशों में है जो इस वक्त लड़ रहे हैं, ना उन 13 देशों में है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। इसीलिए भारत सुखी है, और भारत की रणनीति रही है, भारत की नीति रही है, फॉरेन पॉलिसी रही है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हमारा देश बुद्ध के रास्ते यानी कि शांति के रास्ते पर चलने वाला देश है। एक बड़ी खबर आ रही है, बहरीन में अमेरिकी बेस पर फिर हमले की खबर सामने आ गई है। तो ईरान ने फिर से अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी हैं, जिससे खलबली मच गई है। अमेरिकी बेस पर ईरान ने एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि कैसे ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया जा रहा है।